अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादियों के लिए इशाया और वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने माजरत कर ली, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि हम बजट में पूरी सपोर्ट करेंगे। दूसरी जानब अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्होंने हुकूमत के बजट को रद्द किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद बताया कि अगली लाहे अमल जो है वो भी तय पाएगी, APC भी होगी। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। इसके अलावा हलीम आदिल शेख साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुशर्रफ ज़ैदी साहब, तज्ज़ियाकार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपसे यहाँ शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त आपकी हुकूमत इत्तेहादियों के लिए इशाया तो हुआ, लेकिन एक तरफ काफ लीग है वो उन्होंने माजरत कर ली। दूसरी जानिब अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी भी कुछ शिकायत है, मैं सुनवाना चाहती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, शिकायत अंदर से भी आ रही हैं और BNP मेंगल अख्तर वो भी शिरकत नहीं कर रहे, काफ लीग जो है वो भी साथ इशाये में नहीं है। कुछ खदशा है, कुछ खतरात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये इसी किस्म के मामलात जब सेनेट चेयरमैन की बात हुई थी, जब भी बहुत कुछ हुआ था और लोग कह रहे थे ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, और कुछ भी नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया था। फिर आर्मी चीफ के जो बिल था, जो कानून साजी थी, उसके ऊपर था कि जी अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा और न जाने क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कैसे इकट्ठे होंगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ था। फजल रहमान साहब आ गए थे, फिर भी बातें शुरू हो गई थी कि बस कहीं से इशारा आ गया, ये हो गया वो हो गया, ये डेट आ गई वो डेट आ गई। बात यह कि कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि जो इत्तेहादी, जैसे कल मैं बताऊँ हम GDA के पास गए थे तो वो जस्ट हम उनसे मिलने गए थे और इस किस्म की कोई बात नहीं थी। जो लोग इस मौके पर नाराज़गी दिखाते हैं तो वही होता है, जैसे नहीं और शादी कोई होती है तो सारे रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं कि जी मनाने आए, कोई ये करने आए वो करने आए। ख़ास तौर पे बहनोई और दामाद तो ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो कल्चर फैमिलीज़ से पार्टीज़ में आ गया। लेकिन आप देखिए कि इंशाल्लाह बड़े आराम से कल बजट पास हो जाएगा और इत्तेहादियों के कुछ इशूज़ जायज़ हैं और कुछ जो है वो ऐसे हैं कि उस पर इतनी नाराज़गी नहीं बनती। डिले है, बीच में पहले कोई कमेटीज़ थी, कुछ और लोग उसमें बीच में जो बातचीत करते थे, लेकिन जो मेरी कल बातचीत तो हमने कल। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, ये साथ साथ ये बार बार नाराज़गियाँ दोबारा से पैदा होती रहती हैं, 2 महीने बाद फिर कुछ मसला हो जाता है। इसका मुस्तकिल बुनियाद पर हल क्यों नहीं ढूंढ पाए? देख ली, इत्तेहादी हुकूमतों में जब इत्तेहादियों के साथ होते हैं, इत्तेहादी अपनी पार्टी के नहीं होते हैं, उनकी अपनी पार्टीज़ होती हैं, अपने नज़रिए होते हैं, अपने इश्यूज़ होते हैं, अपने मामलात होते हैं, अपने मुतालबात होते हैं। तो लाज़िम बात है कि कभी मुल्क के हालात ऐसे नहीं होते, हमारी इकॉनमी ऐसे नहीं होते। कोरोना का मामला आ गया, वैसे ही 2 साल मुल्क बड़ा प्रेशर में रहा। उसमें अच्छा उनको तो नहीं होता ना, इत्तेहादी को तो अपना काम चाहिए, अपने वक्त पे चाहिए। उन पे प्रेशर नहीं है कि कहाँ से चाहिए। जैसे कि बजट जब बन रहे होते हैं, सूबे कहते हैं हमें अपना शेयर दे दे, ये नहीं होता कि कलेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये इंशाल्लाह इत्तेहादियों का इशू है, उनके इशूज़ हैं। लेकिन शाहजैन साहब का मसला, आपको लगता है यहाँ मैं अगर आपसे सवाल कर सकती हूँ, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का बहुत अहम किरदार था इत्तेहादियों से बात करने में, मनाने में, वापस लाने में। शायद मैंने ज़ेर लब यही कहा, शायद यही कहा मैंने ज़ेर लब, जी नहीं याद, मैंने यही ज़ेर लब कहा कि कुछ लोग थे जो पहले सारी इसमें शामिल होते थे। लाजिम बात है कि जब वो गए थोड़ा गैप आ गया ना, एक लाजिम बात है वो थे डील कर रहे होते थे, वो बाहर चले गए, तो उस गैप को फिल करने के लिए कुछ टाइम लग गया। लेकिन कोई याद तो देखिए सबकी आती है और नहीं भी आती। अब एक नई कमेटी बनी, उन्होंने बातचीत की, काम को वहीं से स्टार्ट कर लिया और इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। कोई इशू नहीं है कौन शाये में आया, कौन नहीं आया, कौन राजी है, कौन नाराज है। इंशाल्लाह कल बजट वैसे ही पास हो जाएगा जैसे चेयरमैन सेनेट आ गए थे, जैसे वो कानून साजी हो गई थी आर्मी चीफ वाली, जैसे मौके पर होता है कुछ होगा। हमारे लिए अपने इत्तेहादी मोहतरम है, इंशाल्लाह हल कर लेंगे उनको। जी जी इरशाद भट्टी साहब, पहले भी मामलात पेचीदा हो गए थे, इत्तेहादी भी नाराज़ होते रहे, उनको मनाया भी जाता रहा, अपोजिशन ने भी कोशिश की। क्या इस बार आपको लगता है कि ख़तरा है या कुछ भी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा जैसे पहले गुजर गया था? देखिए, ये तो शुरलियाँ पटाखे हैं। जो असल 3 बम गिरे हैं, मैं इसमें आने से पहले आपको 10 सेकंड के जो असल 3 बम गिरे हैं, 3 ड्रोन अटैक्स किए हैं हुकूमत ने, हुकूमत खुद पर, वो बड़े अहम हैं। और दुआ करें आप मेरे साथ मिल के, हलीम आदिल शेख, तलाल साहब, ये मुल्क हम सब का है, अल्लाह करे हमें उनके साइड इफ़ेक्ट से बच जाए। पहला क्या है? उसामा बम,
जो जिसको मगरब, यूरोप और अमेरिका, बरतानिया जिस तरह मीडिया उसको उछाल रहा है, अल्लाह करे कि हम फैटफ है, बाकी सारे इश्यूज़ हैं, हम उसमें से निकल जाए, क्योंकि हमारा मुकदमा था कि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं। ये वज़ीर आज़म साहब ने एक पता नहीं कहाँ से निकाल दिया। दूसरा है जाली पायलट्स बम, जो हमने अपनी पेट से खुद कमीज़ उठाई, और उस वक़्त उठाई जब अभी कुछ भी पता नहीं था। गुलाम सरवर साहब ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 2 तकरीरें, 2 टॉक शोज ठोक दिए, PIA को बताया भी नहीं, और अब मामला कहाँ से खोदा पहाड़ निकला, चूहा निकल रहा है। लेकिन जो दुनिया में मैसेज चला गया है, जो दुनिया इस पे एक्शन ले रही है और मजाक ठट्ठे उजाड़ रही है, अल्लाह करे उससे बच जाए। तीसरा है पेट्रोल बम, अल्लाह करे हमारी कौम ये सह जाए। अब आ जाए इस पे, इसके 2 पहलू हैं। एक है काफ लीग, इसमें जो इत्तेहादी है, काफ लीग है, अख्तर मैंगल है, MQM है, GDA, आज़ाद उम्मीदवार हैं, इलेक्टेबल्स हैं। पहली बात तो पहलू ये है कि जो वादे, जो मुहदे किए थे तहरीक इंसाफ ने, वो पूरे नहीं किए, इसमें कोई शक नहीं। ठंड प्रोग्राम रखा, 80% मुआहदों पर अमल नहीं हुआ। इसी वजह से आज कहीं परवेज़ खटक को भागना पड़ रहा है, कहीं असद उमर को भागना पड़ रहा है, कहीं उस्मान बुज़दार को मुलाकातें करनी पड़ रही हैं, कहीं शफकत महमूद को जाना पड़ रहा है। और दूसरी इसकी वजह है मौका शनासी, मौका परस्ती हमारी सियासत की, और हमारी सियासत का लेन देन और हमसत का जो एक बदनुमा पहलू है। वो क्या है कि इनको पता है सारों को कि थिन मेजॉरिटी है। जहांगीर तरीन साहब वहाँ फारग नहीं बैठे हुए, 12 एकड़ के हाइड हाउस में फारग नहीं बैठे हुए। अच्छा, वो काम कर रहे हैं, इतलात हैं, बिल्कुल कंफर्म इतलात, फोन कर रहे हैं, मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। किस को फोन कर रहे हैं? वो ये अब रहने दें, क्योंकि वो रहने दें, क्योंकि इसमें अजीब व गरीब सा हो जाएगा। लेकिन जहांगीर तरीन साहब जिस क्राइसिस में हैं, उस क्राइसिस में उनका निकलने की बहुत सारी वजह, एक ये भी है कि हुकूमत ये जो है ये इस तरह का। अच्छा, जहांगीर तरीन फैक्टर आप इसको नज़रअंदाज ना करें। हुकूमत परफॉर्मेंस, गवर्नेंस जो नीचे आई हुई है, उसको नज़रअंदाज ना करें। अपने अंदरूनी मसाइल, अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ, अपने अंदरूनी झगड़े और अपने अंदर से उठने वाली बातों को नज़रअंदाज ना करें। लिहाजा ये सारी चीज़ें मिलकर एक लोहा गर्म है, और लोहे गर्म में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मौका शनास, मौका परस जो इत्तेहादी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना सौदा बेच रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं। सिवाय काफ लीग के, परवेज़ लाई की मैं हमेशा कदर करता हूँ, क्योंकि पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस हमेशा रही है। आखिरी क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। सिवाय काफ लीग के बाकी आप मुझे बताएं किसी की कोई कारकर्दगी। MQM 3.5 दहाइयों से हर किसी से इक़्तिदार में, आज कराची का क्या हाल है, और जो और जो भारत और जो सारी बातें हम सुन रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं सोचता हूँ ये हमारे मुल्क में सांप पाले हुए थे हमने। दूसरा GDA, सरदार, बड़े वडेरे, किंगरी हाउस से 1 किलोमीटर दूर निकल जाएं, पीर पगाड़ा साहब के जो सामने ज़मीन पे कदमों में मुरीद बैठते हैं, उसकी भी हालत है, साफ पानी कुछ भी, रुल गई है दुनिया। बदीन में साफ पानी मिल रहा है, जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब और फहमीदा मिर्ज़ा साहब, उनको भी छोड़ दें। अच्छा, तीसरा मैंगल साहब, कौम परस्त, कौम का हाल देखें। 3 ज़िलों में खांसी के शरबत के साथ रोटियां खाते हैं। कोयटा का हाल देख लें, बजट देख लें, इनके दुबई में महल देख लें, इनके इस्लामाबाद में बड़े बड़े घर, हैवी बाइक्स देख लें, और कौम की हाल महमूद अचकज़ई साहब, अख्तर मैंगल साहब, बड़े नाम, बड़े नाम, नहीं कुछ नहीं, ये कोई मदद नहीं आवाम की करते। इनके 2-2, 4-4 एजेंडे होते हैं जो हर जगह चूरन बेचते हैं, हर जगह। वो कौम परस्त, मेरे मिसिंग पर्सन फौज को 2-4 बातें कर दो, हुर्रियत पसंद बन जाओ, और अपनी कारकर्दगी। मुझे आखिरी बात के अख्तर मैंगल, महमूद अचकज़ई, MQM, GDA, 5 काम बता दें जो आवाम के लिए किए। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, इस बार फिर ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, जमात इस्लामी, तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, उनका ये मौका बजट पास नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, पिछले साल भी यही कहा था, पिछले साल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, पिछले साल भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, लेकिन काफ़ी हुकूमत को आसानी से बजट पास करवा लिया। इस बार भी अगर हम BNP मैंगल को भी निकाल देते हैं, इसके बावजूद फिर भी मेजॉरिटी है, अक्सरियत है। पाकिस्तान मुस्लिम काफ ने कह दिया है ना कि हम बजट मंजूर करवा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अंबर, बजट पास हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश और अवाम की जो तवक्कुआत हमारी जमातों पे है, वो नजर आनी चाहिए। हाउस के अंदर भी नजर आनी चाहिए, हाउस के बाहर भी नजर आनी चाहिए। और अभी बात कर रहे थे भट्टी साहब, मैं इस बात पर मुत्फिक हूं कि मुफाद परस्त और मौका परस्त, ये तो ज्यादातर लोग PTI में वो हैं, ज्यादातर वो हैं जो मुशर्रफ के साथ भी थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी थे, नून के साथ भी थे, और अब चौथी दफा लगातार वो हुकूमत में बहुत सारे लोग।
तो ये मौका देखते हैं, माहौल देखते हैं। ये हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये असेंबली और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकती, ये हुकूमत और पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्योंकि जो मैंडेट है वो कोई एक जमात के पास नहीं है। और ऐसी स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर ना हो तो मईशत नहीं चलती, ये सबसे बुनियादी जुज है। तो इस मौका पर जबकि इनके अपने इत्तेहादी और वो मौका परस्त जो कि सारी जगह ही रहे हैं, और आज फिर वो इनको ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? देखिए तलाल चौधरी साहब, ऐसा नहीं है। आपकी भी हुकूमत में हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ, इत्तेहादी होते हैं, वो कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, आपने भी उनको अकोमोडेट किया। ऐसे तो तमाम हुकूमतें, जब इत्तेहादी एक हुक्मरानी हो रही हो तो ऐसे ही होता है। लेकिन मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहती हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बात की थी खास कि इस बार क्या फ़र्क है, सुनिए। जो हमारा मुत्तफ़िका जॉइंट रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट आया है, सारे के सारे जो अपोजिशन जमाते हैं और कल परसों तक जो उनके इत्तेहादी भी थे, उनके भी हमारे साथ सपोर्ट शामिल है, और हम उनका बजट मुस्तरद कर रहे हैं, उनका मुआशी पॉलिसीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं, और अपना अवाम की आवाज़ को नेशनल असम्बली में पहुंचा रहे हैं, और उनका दब के मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हम जो हमारा APC है, इंशाअल्लाह ताला जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब हो जाता है, हम वो भी करेंगे। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो ये कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं हुकूमती इत्तेहादी, जैसे मैंने कहा कि नंबर्स जो है फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता। तो कोई कौन है जो अख्तर मेंगल साहब के अलावा है, BNP मेंगल साहब के अलावा है? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाहज़ेन बुगटी साहब को भी कॉल की थी, वो भी इशाया में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे दोबारा कहा है कि अगर ये हम उसको बजट को पास नहीं, इतनी तादाद नहीं कि हम उसको रोक सकें, तो इस वक्त हुकूमत के पास भी बजट पास करवाने के लिए वो कर क्या रहे हैं? अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, किसी को वजारत देंगे, किसी को फंड देंगे, किसी के पांव पड़ेंगे, किसी के घर जाएंगे, किसी को मिन्नत करेंगे। तो गुजारिश ये है, अवाम का भला नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम, ये जो इस वक्त तहरीके इंसाफ है, इसकी पॉपुलैरिटी इस हद तक गिर चुकी है कि लोग इससे निकलना चाह रहे हैं, इस कश्ती से छलांग लगा के कहीं और जाना चाह रहे हैं, और इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो तो मईशत नहीं चलती। स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस असेंबली के होते हुए नहीं बन सकती, क्यों? और इस असेंबली और इसी तरह ये हुकूमत इससे काम नहीं, आपका मौका पर इससे काम नहीं है, और कोशिश करनी चाहिए। आपके पास वापस आऊंगी। मुशर्रफ जैदी साहब, यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि एक तरफ आपको क्या लगता है, ऑपोजिशन भी इस बार, इस साल पिछली साल की तरह कोशिश कर रही है, बजट मुस्तरद कर रही है, क्या इज समथिंग डिफरेंट? यहाँ कोई खतरा है, या आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, स्टॉर्म इन अ टी कप है? खतरा वैसे तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन इरशाद भट्टी साहब की बातें सुन के मुझे बिल्कुल लगा है, क्योंकि इन्होंने बहुत वाज़े तौर पे जो है तारीफ की PMLQ की, और अगर PMLQ की तारीफ हो रही है तो फिर कोई ना कोई जो है तहलका जो है वो शायद आने वाला है। एक मेरी गुजारिश होगी भट्टी साहब से, मुझे यकीन है कि जोश खिताबत में वो ये ऐसा कर गए होंगे, लेकिन उन्होंने जब तज़किरा किया डिसअपीयर्ड पर्सन्स का, मिसिंग पर्सन्स का, तो लगा ऐसे कि जैसे कि वो तस्दीक कर रहे हैं या उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, ना उन लोगों की और फैमिलीज की जिनके प्यारे जो हैं वो गुमशुदा हैं, और ना हमारे आइन की जो किसी तरह से किसी इदारे को इजाजत नहीं देता। देखिए, हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे वतन के बारे में गलत बात की जाती है। हमारे शहीदों ने जो लहू इस मिट्टी के लिए जो है जो सर्व किया है, वो जितना प्यारा हमें है वो हम ही को पता है, क्योंकि इस तरह से किसी मुल्क के साथ हुआ नहीं है जो पाकिस्तान के साथ 2007 से लेके 2014-15 तक होता रहा, और अभी भी जो है आए दिन इस तरह की कहानियां आपको नजर आती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिसअपीयर्ड पर्सन्स या मिसिंग पर्सन्स जैसी चीजें जो है वो नॉर्मलाइज कर लें, या उन चीजों का मजाक उड़ाएं, या ये कहें कि डिसअपीयर्ड पर्सन्स का इशू जो है वो सिर्फ इसलिए उठाया जाता है क्योंकि हमने अपने इदारों के बारे में बात करनी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे इदारों से और इदारों में काम करने वालों से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ खुलूस से जो है वो चाहते हैं कि एक सिविलियन डोमिनेट जो है इस मुल्क में जमहूरियत हो,
और किसी तरह से जो है बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि उनकी फौज के बारे में या फौजियों के बारे में गलत बात हो, लेकिन साथ साथ अपने आइन की पामाली और उसके साथ तज़हीक और उसका जो है खुलेआम उसको जो है उसकी धज्जियां उड़ाना जो है, ये भी मैं समझता हूँ, मेरा यकीन है कि भट्टी साहब का ये मकसद नहीं था, लेकिन ये वाजे होना चाहिए इतने बड़े प्रोग्राम पर, इतने बड़े आपने वाजे कर दिया, आपने कर दिया वाजे। मुशर्रफ, बैक टू द क्वेश्चन। जी, सवाल ये है कि इस वक्त जो जी सवाल ये है कि एक तरफ है इत्तेहादी बीएनपी मैंगल और काफ लीग का इशाइये में ना शिरकत करना, दूसरी तरफ ऑपोजिशन का फिर ये दावा ये भी कहना कि मजीद लोग हमारे साथ शामिल है, पिछले साल की तरह ये मामला नहीं है। क्या कुछ नहीं होगा? इज इट जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप? जब तक जो ये आप ही के शो पे बहुत दफा हो चुका है अमर, जब तक फैसला जिस तरह फैसला किया गया था कि इस तरह से एक थर्ड फोर्स को जो है मौका मिलना चाहिए, जब तक वो फैसला या तो रिवर्स नहीं किया जाता या रिवाइज नहीं किया जाता, तो ये असेंबली में ऑपोजिशन मतलब ये तो मैं समझता हूँ जानबूझ के आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं कि मेरे लिए मसले बने। देखिए सेनेट में क्या हुआ, ठीक है, मैं एक और सवाल क्या हुआ 2 दफा सामने, ये इस हुकूमत का तीसरा बजट है और अगर रिवाइज बजट लगाएं तो चौथा या पांचवा या छठा बजट है। ये कोई किसी तरह की इस हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है सिवाय इसकी अपनी नाअहली और इसके अपने मिनिस्टरों की और प्राइम मिनिस्टर की टीवी पे आके ट्विटर पे आके बगैर सोच समझ के बोलना, ट्वीट करना और सिर्फ अगले को गाली देना जो है, ये समझना कि गवर्नेंस ये इसका नाम है कि जो मुझसे पूछ रहा है सवाल उसी पे मैं सवाल डालूं। कल ठीक है, मैं यहाँ एक और मैं इजाफी यहाँ सवाल कर देती हूँ, क्योंकि काफ लीग का शिरकत ना करना कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि उस्मान बुज़ार से भी मुलाकात की थी इससे पहले, मगर वजीर आज़म इमरान खान से नहीं, कि एक बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट में नहीं शिरकत कर रहे। अंबर, काफ लीग से बेहतर नेगोशिएटर इस मुल्क में कोई नहीं है। अगर हमें कश्मीर चाहिए तो चौधरी परवेज इलाही को जो है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनना चाहिए था या फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहिए था, स्पेशल एनवॉय फॉर कश्मीर बनना चाहिए था। आप उनको एक हदफ दे दीजिए और फिर उनको कहिए कि नेगोशिएट करें तो वो नेगोशिएट करेंगे। जो अहदाफ उनके जहन में थे जब उन्होंने स्पीकरशिप जो है कबूल की थी और चीमा साहब और दीगर और जो मिनिस्ट्रियां जो है वो कबूल की थी, उस वक्त वो अहदाफ पूरे नहीं हुए थे। वो एक दफ़ा जो है बड़ी कुर्सी पे बैठ चुके हैं, जब तक बड़ी कुर्सी पे फिर से नहीं बैठेंगे तो वो अहदाफ पूरे नहीं होंगे। तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल है कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पीएमएलक्यू जो भी करेगी जब भी करेगी वो नेगोशिएशन टैक्टिक के तौर पे करती है ताकि अगला सियासी हदफ जो है वो उसका हुसूल कर सके। वो जमहूरियत के लिए या अवामी शेख साहब, काफ लीग जो है बड़ी अच्छी नेगोशिएटर है, वो शरफ का कहना है, उसमें कोई शक नहीं है, वो सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपका क्या तज्जिया, आप क्या समझते हैं इस बार काफ लीग क्या चाहती है, क्या नेगोशिएट करना चाहती है, क्या एक और वजारत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा, उसके बाद मैं दो ज़रूरी चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा कि जो भी पार्टी होती है उसकी ख्वाहिश होती है कि बेहतरीन नेगोशिएट करें अपने हल्के के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और उनका हक होता है। अब उसमें हर किस्म का तरीका हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ ये वाला ज़रा रिवाज आम हो चुका है कि जब कोई ज़रूरत हो नाराज़ हो जाओ, लाज़िम बात है कोई नाराज़ होगा, कोई मनाने जाएगा, जब मनाने जाएगा बातचीत होगी। तो बेहतरीन, जिसमें मैं एग्री करता हूँ कि नेगोशिएटर्स बहुत अच्छे हैं, डायलॉग बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन इस वक्त पहले नेगोशिएटर्स और हुआ करते थे ना। पहले अगर नेगोशिएट होना होता था आसिफ जरदारी से तो उसका और होता था, किसी और पार्टी से और होता था। यहाँ नेगोशिएशन अगर होगी तो हल्के के लिए अगर कुछ मांग रहे हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं हो सकता। अगर अपने सूबे की बात कर रहे हैं उसके अंदर उसके लिए कुछ मांग रहे हैं हमें कोई इतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सूबा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और PMLQ के तो तमाम सीटें जो हैं वो हमारे इत्तेहादी थे, हमारे कैंडिडेट वहाँ नहीं खड़े हुए। तो हमारे वोटर ने भी काफ लीग के मेंबरान को वोट दिया है, तो हमने बावलपुर भी जैसा तो वहाँ अच्छे लोगों को हमने हटा के इनको टिकट दिए थे, तो वो हमारे भी हैं, आधे हमारा वोट भी उसमें शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि नेगोशिएटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल वो नेगोशिएशंस नहीं हो रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी। आजकल इश्यूज़ पे होगा, काम होगा, मामलात होंगे, मुतालबात होंगे, वो इंशाल्लाह जो हमारी कमिटमेंट है हम उसको पूरा करेंगे। अब मैं आता हूँ, ठीक है, जैदी साहब ने फरमाया, बड़ी एक अहम बात की उन्होंने मिसिंग पर्सन पे, मैं उस पर ऐड करता चलूँ एक चीज़। हम मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, वहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि
मिसिंग पर्सन है या मफरूर पर्सन है। बहुत सारे मिसिंग पर्सन जिन्हें कहा जाता है वो पहाड़ों में होते हैं, वो दहशतगर्दियां कर रहे होते हैं, वो गुम होते हैं और हम कहते थे मिसिंग, और बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं। तो मिसिंग पर्सन बिल्कुल हमारे आइन में नहीं है, नहीं होना चाहिए। जल्दी मैं पूरी बात कर दूं मैं, और जब हम इनके लिए बात करते हैं, देखिए जो वाकईतन मजलूम है, जिसके साथ ज्यादती है, वो नहीं होना चाहिए, हमारा आइन नहीं कहता। सबसे पहले इसकी बात हमारे कप्तान ने की थी, उस वक्त भी मिसिंग पर्सन के खिलाफ थे, हम आज भी कहते हैं। लेकिन हमें देखा जाना चाहिए जो दहशतगर्दी होती है, जो बेचारे मासूम लोग मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, फौजी शहीद होते हैं, सिविलियन शहीद होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी मजलूम होते हैं, वो भी मासूम होते हैं। तो दोनों तस्वीर का दोनों रुख देखना चाहिए। और मैं बात करता हूँ, भट्टी साहब माशाल्लाह बड़े आइडियल हैं। भट्टी साहब ने बात की 3 बम, एक तो पेट्रोल बम है, वो अलग बात है। जो आपने स्लिप ऑफ टंग के बम की बात की है, उसकी क्लैरिटी आ चुकी है। और आज वो पाकिस्तान नहीं है कि किसी की जंग लड़ रहा हो। आज हम अफगानिस्तान में किसी की जंग नहीं लड़ रहे, हम जंग के अलायकार नहीं है, हम अमन के पैगंबर हैं। आज अफगानिस्तान में पीस डायलॉग के लिए, पीस के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में वो बेशर्मी का बायस नहीं बन रहा कि आज किसी की गवर्नमेंट हो और उसामा को यहाँ मार के कोई चला जाए। आज वो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से ड्रोन हमले हो रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में पीस में पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। हलीम आदिल शेख साहब, मैं थोड़ी सी वजाहत चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि जो नहीं स्लिप ऑफ किसने, यही बात है ना कि मतलब आपने कहा कि उसामा बिन लादेन के हवाले से जो वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असेंबली में कहा था, आपने कहा कि उसकी वजाहत आ चुकी है, लेकिन वजीर आजम की तरफ से तो नहीं आई। आ चुकी है, मेरा ख्याल है इतना बड़ा इशू नहीं है कि वज़ीर आज़म जाके उसको वीडियो दे, उनके तर्जुमान की तरफ से ट्वीट आ चुका। मगर उन्होंने तो बात की थी ना, उनकी बात की वजह से ये जो इंटरनेशनल प्रेस में हेडलाइंस भी बनी, खबरें छपी। और देखिए जी, इंटरनेशनली उन्हें मीडिया को चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इतना कमजोर विकेट पे नहीं है। इमरान खान के एक्शंस बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में हम क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है इमरान खान का रोल, एक लीडर के तौर पे एक रोल आया है, मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पे रोल आया है। तो इतना कमजोर विकेट पे इमरान खान नहीं खड़ा, ना इमरान खान किसी की डिक्टेशन लेता है कि अगर वो कह रहे हैं कोई खबरें लग गई, ये हो गया। मैं नहीं समझता इससे FATF पे असर पड़ेगा। हमारे एक्शन है ना, बिल्कुल दहशतगर्दी को खत्म किया जा रहा है, वो मुल्क नहीं रहा इस वक्त, और सारे कार्रवाइयां जो FATF की रिक्वायरमेंट थी उस अमल हो रहा है हर लेवल पे पॉजिटिव। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और इमरान खान साहब आगे करें, इसकी जरूरत नहीं है। क्लैरिटी आ गई, इसकी जरूरत नहीं है, आपका मौका सामने आ गया, जरूरत बयान आ गया, दैट्स इट। बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी। पहली बात तो ये है कि मुशर्रफ ज़ैदी साहब की मेहरबानी देने लग जाएंगे, कोई बड़ा भाई नाराज ना हो जाए। हमारा कोई आका नहीं है आजकल, कोई आका नहीं है इस वक्त पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस मुल्क के शुहदा और उनकी फैमिलीज का मसला था, ये किसी और बड़े भाई का आका, ये जो नैरेटिव इन लोगों का है। पहली बात ये है कि मुशर्रफ ज़ैदी साहब का शुक्रिया। पिछली मरतबा भी उन्होंने बात मुझसे शुरू की थी 18वीं तरमीम पे, इस मरतबा भी उन्होंने बाकियों को छोड़ के मुझे इस काबिल समझा कि मेरी बात अच्छे लगते हैं। हाँ ना मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और उनकी ये मैं एक ना वेल लेफ्ट आजकल सीख रहा हूँ लेकिन इस पे मुझे ना वेल लेफ्ट नहीं सर। पहली बात ये है कि इस बार नहीं। पहली बात यह है कि सर काफ लीग की मैंने इसलिए तारीफ़ की थी, मुझे पता है इमरान खान साहब उनको डाकू कहा करते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। उनके मसाइल हैं, उनके केसेस हैं, हम उस पर 1000 मरतबा मुशर्रफ ज़ैदी साहब के प्रोग्राम में हम बैठ के भी बात कर चुके हैं। उनको बात इसलिए कर रहा था कि ये जितने भी इत्तेहादी हैं, इनकी अगर ये जब हुकूमत में होते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ लीग वाहिद है जिसने परवेज़ लाई ने पंजाब में डिलीवर किया। कोई एक इदारा, कोई एक अस्पताल, कोई एक सरप्लस बजट वगैरह वगैरह, उस तनाजुर में बात हो रही थी। दूसरी बात है सर, आप अकेले ठेकेदार नहीं हैं सर। मैं कोई भी एक मिसिंग पर्सन हो, मेरा दिल धड़कता है, उसको घर वापस आना चाहिए, उसको अपने माँ बाप के पास, अपने अजीज़ों के पास होना चाहिए, उसको कहीं मिसिंग नहीं होना चाहिए। किसी दुनिया में मेरी फैमिली का कोई मिसिंग हो जाए तो मुझे कैसा लगेगा। ये है। और तज़ीक अल्लाह ना करे, मैंने कभी दुश्मन की तज़ीक नहीं की।
एक नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसकी मैंने तस्दीक करने की कोशिश की हो, गैर इरादी तौर पे हो गई हो। तो अल्फाज मुशर्रफ ज़ैदी साहब आप ज़रा केयरफुली इस्तेमाल किया करें जब आप अपने दोस्तों के बारे में तज़हीक या काफ लीग या मैं या आप इरशाद भट्टी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब होगा। मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इस राय से आपको इख्तलाफ हो सकता है। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं कहता हूँ 18वीं तरमीम में तरमीम होनी चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैं गलत कह रहा हूँ, ऐसे ही होनी चाहिए ना असेंबली में जिसकी अक्सरियत है। ठीक है, दूसरा नहीं है कि दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि ये मेरा हमेशा से बिलीव रहा है, अल्लाह करे कि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ौज को सियासत में नहीं आना चाहिए, फ़ौज को मार्शल लॉ नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इस फ़ौज के लिए मैं और मेरा एक बेटा है, दोनों की जान कुर्बान। ये फ़ौज है, मजबूत है तो हम हैं। एक इदारा रह गया है जो बच गया है, जिसको पंजाब पुलिस नहीं बनाया जा सका, जिसको तबाह नहीं किया जा सका, जिसको बर्बादी नहीं फेरी जा सकी, वो फौज अल्लाह करे ये मजबूत हो और एक साथ हो मईशत, मजबूत फौज, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत मईशत और मजबूत पाकिस्तान। ठीक है, मैं यहाँ आपको रोकती हूँ क्योंकि मुझे लेनी है ब्रेक, मुझे लेनी है ब्रेक। तलाल चौधरी, बहुत अहम सवाल है आपसे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तलाल चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम क़ाफ के दरमियान कोई राब्ते हुए हैं? क्योंकि इससे पहले भी कुछ खबरें आई थी कि आला सतह पर राब्ते हुए थे, अब हैं? देखिए, एक राब्तों का मैं जवाब देता हूं। एक चीज क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि मौजूदा असेंबलियां जो हैं उनका मैंडेट भी ठीक नहीं, और उसके बाद जो मौका उसके बावजूद दिया गया था, जो क़यादत, जो लीडरशिप जिसने इस इमरान खान वो डिलीवर नहीं कर सके। और उसके बाद हम बिल्कुल क्लियर हैं कि इस असेंबली के साथ पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान नहीं चल सकता। सो अगर कोई एक माइनस चंद एक लोगों को करने के लिए और नए इंतखाब के लिए कोई इंटरम सा माहौल बनता हो तो उसके लिए जरूर राब्ते हो सकते हैं, मगर उसमें हम उम्मीदवार नहीं है खुद, और ना ही हम चाहते हैं कि भी हमें कोई वजारत आला या वजारत उज़्मा मिले। हम समझते हैं कि ये भी एक आर्जी हल होगा और मुस्तकिल हल नया इंतखाब है, उसके बगैर कोई भी इन असेंबलियों से वो पंजाब का वजीर आला हो या खुसूसन। लेकिन तलाल साहब बात यह है कि आप जो मर्जी कह लें, इस वक्त तो मैंडेट मिला हुआ है, 5 साल का मैंडेट मिला हुआ है, 5 साल पूरे करने दें। अब ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि आईनी तरीके से कुछ हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 5 साल का मैंडेट तो आइन देता है ना। देखिए ना, आइन में ही लिखा है कि असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, आइन में ही लिखा है कि नया इंतखाब हो सकता है। मैं भी आइन की बात कर रहा हूं। और अगर देखे ना, चले हमें छोड़ दे, हुकूमती जो मेंबर नेशनल असेंबली है वो टीवियों पर बैठ के आखिरी 2 महीने में भी 5 साल के बात नहीं करते। यहाँ पे तो अभी 2 साल नहीं हुए और वो टीवियों पे आप अपना सर पीट रहे। फैसलाबाद के 5 कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं, पीटीआई के 5 के 5 हमारे साथ राब्ते में कोशिश कर रहे हैं आने की, और चाह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी छोड़ के नून लीग ज्वाइन कर ले। ये मैं आपको आपका कहना है पीटीआई के फैसलाबाद के 4 अरकान असेंबली है, 5 अरकान असेंबली हैं जिन्होंने पार्टी से, आपसे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राब्ता किया है। जी बिल्कुल, और ये बाल क्लैरिट देखे ना, क्यों ये कश्ती से छलांगे क्यों लगा रहे हैं? ये सारे लोग होते हैं इख्तिदार के, इन्हें नजर आ रहा है पीटीआई की मकबूलियत गिर रही, गिरती मकबूलियत के साथ तो अपना साया भी साथ नहीं देता, इत्तेहादी साथ कहां देंगे? और वो लोग जिनको आदत ही पड़ी हुई है इख्तिदार की, वो तो साथ नहीं रहेंगे। मगर हमने भी हम बड़े क्लियर हैं, हम ना किसी लोटे को शामिल करना चाहते हैं, ना लोटाक्रेसी चाहते हैं। हम यहाँ पर साफ शफाफ नया इंतखाब चाहते हैं। सो हम ना लोटाक्रेसी करेंगे और ना इस तरह का माहौल बनाएंगे जो कि आइन से हटकर कोई चीज नजर आए। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब, अब जो तलाल चौधरी साहब ने एक दावा किया है कि 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद के अरकान असेंबली है जो राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से, कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी तरफ चले जाएं।
साथ साथ राजा रियाज भी कहते हैं, उनका तो ये कहना है कि अगर हम इस वक्त इंतखाबात करेंगे, अवाम के पास जाएंगे, तो अवाम तो ज़ाहिर कारकर्दगी देकर वो तो वोट नहीं डालेगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूं कि बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े, और अगर भाई ऐसा ही है कि इतने सारे अरकान असम्बली इनके साथ हैं, तो घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। किसने मना किया आपको अदम एतमाद लाने से? ले आइए, किसी ने नहीं रोका आपको। बात यह है कि ये कहते हैं कि जी असम्बली नाकाम हो गई, ये हो गया, नहीं चल रही। हाँ, इनकी किताबों में अगर यहाँ से पैसा बाहर जा रहा होता, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती, बाहर जायदादें बन रही होती, लूटमार चल रही होती हर जगह से, जो कि पनामा में सब कुछ हो, रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो असम्बली ठीक चल रही थी, करप्शन हो रही होती, असम्बली ठीक चल रही थी, इंडिया से ताल्लुकात रखे जा रहे होते, असम्बली ठीक चल रही थी, माल बनाया जा रहा होता, असम्बली ठीक चल रही थी। ऐसा नहीं है, ये तब्दील हुआ पाकिस्तान है, मुश्किलात आती हैं। ये स्टेटस को के लोग थे, हमने आना है इतना माल बनाना है, तुमने आना है इतने माल बनाना है। इनके लीडर साहब तो जाके बाहर मुल्क में बैठ गए हैं। जो साहब आए थे यहाँ कोरोना की जंग लड़ने, वो लैपटॉप के सामने बैठ गए थे। अब तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे। तो बात यह कि ये ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाले दिन में मुश्किल है, चैलेंजेस हैं, मुश्किल मामलात हैं, लेकिन उसको फ्रंट से आगे लड़ा जा रहा है। कोई बैक डोर के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। और इनकी जो ख्वाहिशात है ना, बात है करप्शन से लिथड़े हुए चेहरे जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। मुल्क को 31,000 अरब के ऊपर हमें ला के वापस दिया गया। पिछले साल 5,000 अरब 4,900 बिलियन रुपीस जो है वो 2 सालों में वापस किए गए। 2700 अरब रुपए इस दफा वापस देना है। इस सब कुछ चढ़ाने के बावजूद, मुल्क को यहाँ पहुंचाने के बावजूद, अब ये कहते हैं कि जी कुछ ठीक नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुश्किल वक्त में अगर इनका मुश्किल दौर होता ना, ठीक है, मैं आपको रोक 193 अरब 1,61,00,000 लोगों को 12-12 हजार रुपए बुरे वक्त में दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 1200 अरब का पैकेज दिया है गरीब आवाम के लिए, कोरोना से निपटने के लिए। ये सारे इमरजेंसी प्रोग्राम ये है, ये आपका कहना है कि इस मुश्किल वक्त में भी लोगों को, गरीब को पैसे दिए हैं, कोशिश की है उनकी मदद करने की, इसके बावजूद मुशर्रफ ज़ैदी तहरीक अदम एतमाद पहले भी इशारा हो चुका है, नेशनल गवर्नमेंट पहले भी इशारा हो चुका है। क्या इस वक्त ऐसे मुमकिन है? हालात वाकई मुश्किल है, मईशत का बुरा हाल है, कोरोना वायरस पेंडेमिक है, और उसका एतराफ़ भी आज किया था ख्वाजा आसिफ ने भी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने। ऐसे वक्त में ये मूव्स सियासी इस्तेहकाम तो नहीं रहेगा ना? सियासी इस्तेहकाम खराब करने में जो है सबसे अव्वलीन हाथ जो है वो हुकूमत का अपना है। सिर्फ ये जो ट्रोलिंग है, चाहे वो ऑनलाइन हो या टीवी पे आके हो, जो है करप्शन से लिथड़े हुए चेहरे, और उससे थोड़ी देर पहले बेशरम का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ। पिछली जो 2008 से 2013 की हुकूमत थी, जब उसामा बिन लादेन टेररिस्ट और दहशतगर्द को जो है मिटाया गया, अमेरिका ने आके मिटाया। पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि आप नोट करेंगे कि भट्टी साहब की जो बातें होती है उसका जवाब इसलिए मैं देता हूं क्योंकि भट्टी साहब की बात जो है वो सुनी जाती है। तो ये नहीं तो इसमें भट्टी साहब हंसने की बात ना, मैं आपकी भी सुनी जाती है। नहीं, वो आपका करम है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको अल्फाज बुरे लगे तो वो मैं जरूर वापस ले लेता हूं, लेकिन जो इशू है नहीं कोई नहीं, आप भाई, मैं वैसे बात कर रहा था, वैसे बात भट्टी साहब आपने देखा आप कि कह सकते हैं कुछ भी, के बाद आपकी मोहब्बत है, आपने नोट किया होगा आपके कहने के बाद किस तरह से जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं, मतलब मैं जानता तो नहीं हूं लेकिन यकीनन पीटीआई से ही होंगे, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि बेसिकली उन सब जो है वो या तो दहशतगर्दों के साथ हैं या बिके हुए हैं या करप्ट हैं। सब के सब जो हैं सिवाय इनके जो है उन्होंने आके पाकिस्तान को जो है तक़वियत दी और पाकिस्तान के हक में काम किया। और हंसी आती है इस तरह की बातों पे क्योंकि अफगानिस्तान का इन्होंने हवाला दिया। अफगानिस्तान के किसी इशू पर भी सिविलियन हुकूमत, फॉरेन ऑफिस या किसी और जो है, और ये बातें मुझे एटलीस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता टीवी पे आके ये बात करने का, लेकिन जब मिसिंग पर्सन्स को जो है आप डिसमिस करेंगे कि इशू नहीं है, और ये आपकी बात मैं नहीं कर रहा, जैसे मैंने कहा आपको यकीनन दुख होगा, लेकिन जब आप ये बात करते हैं तो बहुत सारे जो ट्रोल्स हैं, और ये एक ट्रोल आर्मी जो है एक तरह से इस वक्त मुल्क का जो डायरेक्शन है वो ट्रोल आर्मी जो है डिटरमिन कर रही है। तो ट्रोल आर्मी को जवाब देना इसलिए जरूरी है कि हकायक को तब्दील कर दिया गया है पिछले चंद सालों में। मिसिंग पर्सन आइन के खिलाफ है, इसका फौज से मोहब्बत या ना मोहब्बत होने का कोई ताल्लुक ही नहीं है।
अगर कोई दहशतगर्द है तो उसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स थे जो 2015 फरवरी में जो है तश्कील दिए गए, 2017 में 1 साल के लिए और उनको एक्सटेंड किया गया और 2018 में इख्तिताम पजीर हुए। मिलिट्री कोर्ट्स काम नहीं करते तो जजेस काम करें, जजेस काम नहीं करते तो जजेस को बेहतर करें। पूरा का पूरा निजाम जब फेल होता है तो निजाम के ऊपर जो है बात करने की जब कोई कोशिश करता है तो फिर अचानक से फिर से ये जो है ना हुल्लड़बाजी और नेम कॉलिंग जो है शुरू हो जाती है। ये इस तरह नहीं चल सकता। किसी को ये हक नहीं है कि पुरानी हुकूमतों को जो है वो ये कहें कि वो इंडिया से दोस्ती कर रहे थे। इंडिया से दोस्ती तो पाकिस्तान अब भी कर रहा है। परसों करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात की है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये बात की गई है। ऐसे वक्त पे ये एक लीडरशिप का जो है तकाजा था कि ये बात की जाए और पिछली हुकूमत ने जब कोशिश की हिंदुस्तान बेहतर ताल्लुकात करने की तो उसके लिए भी खराज तहसीन जो है, अगर कोई पाकिस्तानी होगा तो वो उनको भी खराज तहसीन पेश करेगा, लेकिन अगर हुल्लड़बाज होगा तो वो गालियां देगा पिछली हुकूमतों को। हुल्लड़बाजी जो है डज नॉट इक्वल पब्लिक डिस्कोर्स, डज नॉट इक्वल पब्लिक पॉलिसी। ठीक है भट्टी साहब, मैं बल्कि मैं तलाल चौधरी साहब के पास वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि तलाल चौधरी साहब मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया था और सवाल ये था कि काफ लीग के साथ कोई राब्ते हैं नून लीग के? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि सिर्फ काफ लीग को आप मेंशन ना करें, जितनी हाउस में जमातें हैं जो मुतहदा अपोजिशन है वो यकीनन उसके प्लेटफॉर्म से वो राब्ता करके चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक नए मैंडेट के लिए राह हमवार की जाए। मैंने क्लैरिटी के साथ ये कहा है और मैंने ये भी कहा है कि हम इसमें कुछ अपने लिए नहीं लेना चाहते, ना हम उम्मीदवार हैं किसी भी तब्दीली के बाद। हम सिर्फ नया इलेक्शन चाहते हैं। उस इलेक्शन के लिए पहले स्टेप के तौर पर अगर हाउस में तब्दीली आए, वो भी चंद महीने के लिए इंटरम, जिसमें के नए इंतखाब के लिए रूल्स ऑफ गेम सेट कर लिए जाएं, हम वो चाहते। और एक बात क्लैरिटी से मैं बता दूं, ये देखिए ना, ये आप छोड़ दें, इनके अपने अभी खबर चल रही टीवी चैनल पे कि 12 MNAs वो इनके अपने खाने पे नहीं गए। तो इस तरह की हुकूमत मईशत क्या चलाएगी, फॉरेन पॉलिसी क्या चलाएगी? यानी ये अफगानिस्तान जाएंगे, UNO जाएंगे या किंगरी हाउस जाएंगे, जहुरुल्लाह हाउस जाएंगे, मेंगल हाउस जाएंगे, ये तो अपने चक्रों में फंसे हुए हैं। सो गरीब आदमी और पाकिस्तान के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए नया इलेक्शन चाहिए। उसके बगैर ना मईशत चलेगी ना पाकिस्तान चलेगा। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, 5 का जिक्र किया तलाल चौधरी साहब ने, 12 जो है खबर अभी चल रही है कि 12 ने अटेंड नहीं किया इशाया अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन। तो ये क्या हो रहा है? यही होता है, देखिए कुछ इब्तिदा है, इस तरह तो होता है ना। इस तरह के काम क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? अब तो खैर गर्मियाँ हैं, गर्मियों की शामों में इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में पहली बात यह है कि इस हुकूमत के लिए अपोजिशन ख़तरा नहीं है, इस हुकूमत के लिए हुकूमत खुद ख़तरा है। इस हुकूमत के लिए हुकूमत की परफॉर्मेंस ख़तरा है, इस हुकूमत के लिए हुकूमत की गवर्नेंस ख़तरा है, इस हुकूमत के लिए हुकूमत के जो हुकूमत के अंदर माफियाज बैठे हैं वो ख़तरा है। कैसे ख़तरा है? आप ये जो पेट्रोल बम गिराया मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसमें 300 अरब आवाम से निकला, 15 अरब पहले घंटे में कमा लिया उन कंपनियों ने जिनको आपने 2 दिन पहले जुर्माना किया था। दूसरी बात, 300 अरब उनका दूसरा, वही 5-6 कंपनियां। कौन जीता? माफिया जीत गया। चीनी वाला चलो वो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया, वो तो अभी चैलेंज कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट में। छोड़ दे। आटा गंदम कौन जीता? माफिया जीता। अद्वियात कौन जीता? माफिया जीता। इसके अलावा आपका ये जो कोरोना अद्वियात और बाकी कौन जीता? माफिया जीता। आपकी कमीशन रिपोर्ट के बाद जब आपका असद उमर साहब ओहदे पे मौजूद होते हैं, उस्मान बुजदार साहब ओहदे पे मौजूद होते हैं, खुसरू बख्तियार साहब ओहदे पे मौजूद होते हैं, कौन जीता? माफिया जीता। जब आपके रज़ाक दाऊद साहब, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इमरान खान साहब ने मुझे ज़बानी याद कराया था कि प्यारे बच्चों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है। और हम तनकीद करते थे, बस करो इसहाक डार 84 कंपनियों के सरबराह बन गए हो, रिश्तेदार हो। तो आज कौन जीता? आपका रज़ाक दाऊद जीता। मेहमद डैम वाला, मुबैना तौर पर सैनिटाइज़र फैक्ट्री वाला, मुबैना तौर पर रूए रवां शुगर सब्सिडी और एक्सपोर्ट वाला, मुबैना तौर पर निजी बिजली घर डाके वाला, रज़ाक दाऊद। कौन जीता? नदीम बाबर जीता। एनर्जी किसके हवाले? नदीम बाबर के। क्यों?
क्योंकि उनके कारोबार है अपना तेल का, इस वजह से। यहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो जीता। नदीम बाबर साहब तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मशवरा देता हूँ। नहीं तो मशवरा देते हैं तो बाहर निकल जाएं, छोड़ दें सीट। मैं भी मशवरा देता हूँ इमरान खान को, इसके लिए मेरी सीट लेना ज़रूरी है, छोड़ दें। अब मैं हूँ, मेरी अखबार हो, मेरा टीवी हो, और मैं इमरान खान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, तो ये कोई तुक है, ये कोई बात है? और दूसरा, हलीम आदिल शेख मेरे दोस्त ने, भाई ने, काबिल एहतराम है। नहीं सर नहीं, बजट तकरीर थी असम्बली में, परफॉर्मेंस तकरीर थी इमरान खान साहब की, उसमें माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून सुनाना ज़रूरी था, थर्स्टी क्रो का मजमून सुनाना ज़रूरी था। उसामा का हमारे बजट से क्या तल्लक, हमारी उससे क्या तल्लक? बहुत दफ़ा सुन चुके हैं हम, वाकई बेइज्जत हुए थे कि वो आए और उन्होंने हमारे इत्तेहादी थे, अलाई थे, हम इमरान खान खारजा पॉलिसी की कामयाबी के हवाले से नहीं, जब आप मिसाल देते हैं, देखें इमरान खान साहब अब क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरे वजीर आजम, इस 7वीं एटमी कुव्वत के वजीर आजम, ही इज़ नॉट ए चेयरमैन तरीके इंसाफ। जब आप बात करते हुए सहाबा कराम का लिए मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, जब आपको कुरान में हज़रत ईसा का जिक्र ना मिले, जब आपको असद मारूफ की नज़म इलामा इकबाल की नज़म बन जाए, जब आपको रविंद्रनाथ टैगोर खलील जिब्रान हो जाए, जब आपको उसामा एक ही सांस में मारा भी जाए और शहीद भी हो जाए, तो सर ये दुनिया है, यहाँ कोई हम आज़ाद नहीं है सर। ये पाकिस्तान कोई खुद मुख्तार नहीं है। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, मांगे तांगे के पैसे हैं, कर्ज़ों का सूद हम दे नहीं सकते, हम गुलाम हैं सर। हमारे ये हमें ख्वाब जो है दिखा दिखा के हमें मार दिया, कोई इदारा हमारे कदमों पे नहीं है। मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, मैं रोकती हूँ क्योंकि आपने नुक्ता उठाया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई ट्वीट करना चाहिए, उनको वजाहत देनी चाहिए। अगर वो उसामा को शहीद समझते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं उनके साथ हूँ। अगर वो समझते मारा गया है तो फिर भी वजाहत देनी चाहिए। मैं कल हलीम आदिल शेख को 28 अखबारें भिजवाऊंगा जिन पर उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है। बस वक्त थोड़ा रह गया, हलीम आदिल शेख साहब, वजीर आज़म इमरान खान, बस वजाहत करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, एक तो मैं मोहतरम भट्टी साहब का मैं फ़ैन हूँ और मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सुनता हूँ उनको और इनको फॉलो। 40 सेकंड आपके पास। एक जो बात की ना भट्टी साहब, बराए करम, ये तो बराए कर मेरी दरख्वास्त है, वापस ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हम अपने आप को, इशूज़ होते हैं जी, इशूज़ होते हैं, कर्जे दुनिया ले रही होती है, दे रही होती है, हम कहें कि जी हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम मुल्क है, ऐसा नहीं है। अगर गुलाम मुल्क कभी होते होंगे कि जब हमारे जो हुक्मरान गुलामाना ज़हन रखते होंगे, अब हमारा वज़ीर आज़म हमारा हुक्मरान गुलामाना जहन नहीं रखता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, बराबरी की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कर्जे वर्जे सारे पुराने हैं, उसको भी डील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई डिक्टेट कर दे, कोई हमसे कहे कि जी ऐसा होगा, ऐसा करना है। इधर ये खड़े होने, आप देखें ना, उसामा को मार के चले गए, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर मुबारकबादें दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहा है उनका। ये भी हमने देखा यहाँ ड्रोन हमले होते थे, यहाँ इनको सांप सूंघ जाया करता था, ये भी हमने यहाँ देखा। वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदिल शेख साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुशर्रफ जैदी साहब और तलाल चौधरी साहब। प्रोग्राम हमारा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी जुमे को मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।